अब तक हमने 3 समासों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट देखिए कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। इस समास में क्या होता है? पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य। विशेष्य का दूसरा नाम है संज्ञा। विशेष्य होता है। क्या होता है ये? संज्ञा पद होता है। इस समास में दोनों पदों में जो विभक्ति लगती है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और विभक्तियां भी समान विभक्ति के रूप में चलती हैं। ठीक है ना? विभक्ति भी किससे चलती है? समान चलती है। दो पद है, दोनों में समान विभक्ति होगी और प्रथमा विभक्ति ही होगी। कर्मधारय समास में विग्रह करते समय तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तत् शब्द का। अब तत् के जो दो रूप चलते हैं। तत् के कौन से रूप चलते हैं? जैसे पुल्लिंग शब्द में है सै तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता ताम ते ता, नपुंसकलिंग में तत्ते तानी तत्ते तानी। इस तरह से तत् शब्द ये वाले रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो इनका तीनों लिंगों में ही विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है। वचन कौन सा होगा? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति के प्रयोग होंगे इसमें? प्रथमा विभक्ति के ही वचनों का प्रयोग किया जाएगा। तीनों लिंगों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर देखिए कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है। इस समास में दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस समास में समान प्रथमा विभक्ति में भी समान विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ठीक है, और इसके विग्रह करते समय तत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसके तत् शब्द के रूप चलते हैं सैतौ ते साते ता तत्ते तानी, तीनों लिंगों में चलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर सह के स्थान पर इसमें असौ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जब विग्रह करेंगे तो सह नहीं असौ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? असौ का प्रयोग होगा। जैसे इसमें शब्द दिया है हमने नीला घटा। क्या दिया है? नीला घटा। और नीला घटा का अर्थ होता है नीला घड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? नीला घड़ा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे इसका? समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होगा? नीला घटा। अब ये घटा दोनों पुल्लिंग में है तो इसमें लिखेंगे, पहले तो हमने नीले कर दिया, फिर इसके बाद में लिख दिया हमने घटा, यानी नीला घटा दोनों में समान विभक्ति हो गई। एक वचन में प्रथमा विभक्ति में और दोनों में समान विभक्ति है। ठीक है ना? अब इसमें देखो नीला घटा च, और इसमें प्रयोग करेंगे मैं असौ। तो हम च और असौ को मिला करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा चासौ। क्या हो जाएगा? चासौ। इसके जब हम इसको से विग्रह करते हैं तो देखो च प्लस असौ, और इन दोनों को मिला करके बनता है चासौ। ठीक है ना? क्या बनेगा? चासौ। एक संधि होगी इसके अंदर। और एक और बात देखिए कि जो हमने विसर्ग लगाया है, इस विसर्ग के स्थान पर आप श का भी प्रयोग कर सकते हैं। श तालवी वाला, इस तरह से क्या कर सकते हैं? नीलश्च असौ घट, इस तरह से इसका विग्रह हो जाएगा। नील विसर्ग के स्थान पर च क्यों लगाया? क्योंकि च के साथ में श का इसका प्रयोग कर सकते हैं विसर्ग के स्थान पर, शत्रु संधि के नियम से। ठीक है ना? तो नील च असौ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तरह से नील च असौ घटः, या तो इसके टुकड़े कर दो। नील विसर्ग के श के स्थान पर विसर्ग हो गया, च आ गया, और असौ उसको तोड़ दिया ना तो च असौ, इस तरह से घटा। तो नील नीला है और नीला है घड़ा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? और नीला है और नीला है वह घड़ा। ठीक है ना? और आगे इसमें च, यह, वह नहीं यह, असोमिस होता है यह। क्या होता है? यह घड़ा। असोमिस यह है, नीला नीला है, और घटिया ने घड़ा, और नीला है यह घड़ा। ये इसका हिंदी मीन्स हो गया। आगे समझ में?
नील घट, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का है। अब इसमें आया घटौ, तो इसमें देखो, इसमें तो घटे था तो हमने घटे कर दिया। अब इसमें आया घटौ, तो जब इस घटौ में द्विवचन में जैसे रामे रामौ, किसके हिसाब से चलते हैं इसके रूप? देखो इसके रूप चल रहे हैं, रामे में तो ये आ गया घटे, और रामौ में आ गया घटा घटौ, और रामा में आ गया घटा। ठीक है, इसके हिसाब से हो गए ना। अब इसमें घटा हुए तो इसमें लगाओगे आप नीलौ। क्या लगाओगे? नीलौ। इसमें हो गया घटौ, ये दो विग्रह हो गए। अब चे लगना ही लगना है इसमें। अब इसमें असौ नहीं लगेगा, इसमें से के स्थान पर तो लगेगा असौ, फिर आएगा यहाँ पे तऊ। क्या आएगा? तऊ। तो इसमें तो हमने मिला दिया था, इसमें मिलेगा नहीं, चे तऊ नहीं होगा, चे फिर हो जाएगा तऊ। एक वचन के साथ में असौ, से द्विवचन के साथ में तऊ। नीलौ चे तऊ घटौ, ये अपना विग्रह हो गया। ठीक है, और नीले हैं ये दो घड़े। अब इसमें देखो तीसरे में विग्रह करेंगे बहुवचन में, रामे रामौ रामा घटा, तो इसका हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। इधर हो जाएगा घटा। फिर यहाँ पे चे तो लगेगा ही। अब सा ते ता, तो यहाँ पे हो जाएगा ताहा। देखो तीनों में विसर गया, आ रहा है ना तीनों मिसर। अब हो गया इसका नीले घटे का, नीलाश्चे आसौ, नीला नीले चे आसौ घटे कर दो, चाहिए मिला करके कर दो। नीलौ चे तौ घटौ, नीला चे ता घटा। हो गया। अब स्त्रीलिंग में देखो, स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? प्रथमा में तो यही रहेगा सुंदरी, सुंदरी, और फिर इसमें नारी का नारी। क्या हो जाएगा? सुंदरी नारी। ठीक है ना। अब इसमें चलेगा सा, क्या आएगा? तो पहले तो लगाएंगे हम चे, और फिर लिखाएंगे सा। सुंदरी चे सा नारी आ गया। और सुंदर है वह नारी, इसका अर्थ क्या होगा? और सुंदर है वह नारी। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसमें नार्यौ है, तो नारियों में इस तरह से विभक्ति लग रही है, जैसे नार्यौ, डबल मात्रा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सुंदर्यौ। ये क्या हो जाएगा अपना? सुंदर्यौ। अब इसमें क्या है? साते, द्विवचन में क्या आ रहा है? ते, तो चे ते। ठीक है, सुंदर्यौ चे ते नार्यौ, और सुंदर हैं दो नारियां, दो हैं इसमें। अब इसमें क्या है? नार्यः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नार्यः। तो इसमें क्या लिखेंगे? सुंदर्य, समान विभक्ति चलनी चाहिए, तो सुंदर्य। अब चे तो आएगा ही, सातेता ये बहुवचन में, नारी नदी नद्यौ नद्यः, नदी की तरह रूप चल रहे हैं इसके। ठीक है, तो इसमें साते तहा, बहुवचन में आ रहा है ना ता, साते ता। और इसमें क्या था? सहतौ ते, अरे ते इसमें मैंने गलत कर दिया, ऊपर देखो सहतौ ते आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? ते। यहाँ तो लगेगा सुनते, क्योंकि ये पुल्लिंग का है। ये स्त्रीलिंग में चलते सातेता, तो ये सातेता आ गया। और नपुंसकलिंग में देखिए, नपुंसकलिंग में इसमें का क्या होगा? इसमें देखिए कमलम आ रहा है इधर, तो इसमें लिख दो नीलम कमलम, नीलम कमलम। ठीक है, चाहे अनुसार लगा लो, चाहे बिंदी लगा लो, अनुसार लगा लो या बिंदी लगा लो। ठीक है ना। तो इसमें भी हम आधा हलंत लगा दें। ये हो गया नीलम कमलम। अब इसमें क्या है? तत्ते तानी, नपुंसकली में क्या चलते हैं? तत् ते तानी, एक वचन में आएगा तत्, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले चे, और उसके बाद लिखेंगे तत्।
ये आपका विग्रह हो गया। नीले कमले, इसमें नीले लिख दो और इसमें कमले लिख दो। चे लगेगा इसमें। तत ते, द्विवचन में आता है ते, ये विग्रह हो गया। इसमें कमलानी है तो इसमें करो नीलानी, नीलानी। और इधर आएगा कमलानी, कमलानी। ठीक है, चे आएगा ही आएगा। तत ते तानी, ये बहुवचन है ना, तत ते तानी। ये तीनों वचनों में इस तरह से आपका विग्रह हो गया। ठीक है ना। अब ये इसका जो नाम है वो कौन सा, वो है कर्मधारय समानाधिकरण कर्मधारय। कौन सा कर्मधारय है ये, समानाधिकरण कर्मधारय है। इसका नाम नहीं लिखा मैंने। इसके 3-4 भाग हैं। तो पहला जो अपना होगा ये कौन सा होगा, उदाहरण में देखो, इसका नाम है पहले का समानाधिकरण, समानाधिकरण कर्मधारय समास। ठीक है, समानाधिकरण कर्मधारय। ठीक है, ये समास का नाम है। आ गया अब समझ में, पहले वाला आ गया समानाधिकरण समास। इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों पदों प्रथमा विभक्ति में चलती है और समान विभक्तियां चलती हैं। जैसे इसमें देखो सब तरह समान है। इसका विग्रह करते समय तत् का प्रयोग सैतवते सातेता तीनों लिंगों में होता है। एक वचन के हिसाब से एक वचन, द्विवचन के हिसाब से द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से बहुवचन, तीनों में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। कौन सा है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। ठीक है, उपमान पूर्व पद यानी पहले पद में उपमान शब्द होगा। जिस समास में पूर्व पद में उपमान पद शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे ये देखो, 2 शब्द होते हैं कर्मधारय में, एक तो होता है उपमान और दूसरा होता है उपमेय। है ना। तो उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अब इसमें शाम की तुलना किसी कर रही है, बादलों से की गई है, तो ये घन तो हो गया। इसमें उपमेय शब्द क्या हो गया, उपमान। घन क्या हो गया, उपमान, क्योंकि इससे उपमा की गई है। किसकी की गई है, शाम, यानी उपमेय। अलंकारों में पढ़ते हैं ना, उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो उपमेय यानी संज्ञा शब्द। तो घनश्याम, ये श्याम शब्द है इसमें कृष्ण, जिसकी तुलना हमने बादलों से घन से की है। ठीक है ना। तो पहला पद हो गया घन, दूसरा उत्तर पद हो गया इसमें श्याम। तो जिस समास में पूर्व पद उपमान पद होता है उसमें उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। अब इसका जब विग्रह करते हैं हम तो इसमें इव का प्रयोग करते हैं, समान इव। इसमें प्रयोग किसका करते हैं हम, एव का। जैसे देखो, विभक्ति वो दोनों समान चलेंगी। तो प्रथमा में घन है, श्याम में है, ये लग दिया किस, एव। बादल की तरह या बादल के समान काले, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ होगा इसका बादल के समान काले। ठीक है। घन इव श्याम है, बादल के समान काले। समान जब किसी से तुलना की जाती है तो उसमें इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमुखम, अब चंद्र शब्द तो अपना वो है, पर्सनल नाउन प्रॉपर नाउन होता है, तो ये तो हो गया पुल्लिंग में आता है चंद्र। और इव मुखम, इसका क्या अर्थ होगा, चंद्रमा के समान मुख। क्या होगा इसका, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। कुसुम कोमलम, अब इसमें
कुसुम शब्द नपुंसकलिंग में है तो आएगा फलम होता है ना, तो कुसुमम, कुसुमम इव कोमलम। फूल के समान कोमल। वज्रम, ये भी नपुंसकलिंग शब्द में। वज्रम इव कठोरम, वज्र के समान कठोर। नवनीत, मक्खन के समान कोमल, तो नवनीतम इव कोमलम। नवनीत के समान कोमल, मक्खन के समान कोमल। और देखो शैल उन्नत, इसमें क्या है पुल्लिंग में, तो शैले पर्वत को कहते हैं। इव उन्नतः, इस तरह से इनके विग्रह हो जाएंगे। ठीक है, पुल्लिंग में पुल्लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग में लेकिन वचन और विभक्तियाँ समान होंगी। फूल के समान कोमल, वज्र के समान कठोर, नवनीत के समान कोमल, और शैल, शैल पर्वत के समान उन्नत कहते हैं ऊंचा। ये हो गए। आ गया पूर्व पद उपमान होगा और उत्तर पद इसमें उपमेय या संज्ञा होगा। इसका विग्रह करते समय हम इव का प्रयोग करेंगे। दूसरा है उपमानोत्तर इव कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद, उसमें उपमानवाचक शब्द होगा और इसको ही हम कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो अब उपमानोत्तर में क्या होता है, उपमानोत्तर, उपमा शब्द, उपमान यानी जिससे उपमा कर रहे हैं वो शब्द तो बाद में होगा, और जिसकी उपमा करें यानी इसमें ये वाला शब्द हो गया उपमेय, और ये हो जाएगा उपमान। ठीक है, पुरुष हो गया इसमें उपमेय और हो गया, तो उपमान उत्तर, उपमानोत्तर यानी द्वितीय जो पद होगा अपना वो उसमें उपमान होगा, और उपमेय की संज्ञा हम बाद वाले उसे करेंगे। ठीक है, पुरुष व्याघ्र, तो इसमें देखो पुरुष व्याघ्र के समान, इसका जो क्या होगा, इसकी हिंदी होगी पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान, के समान। अब इसमें समान शब्द कहाँ आ रहा है पीछे, तो समान शब्द पीछे आ रहा, तो इसमें इव भी हम पीछे ही लगाएंगे। जैसे देखो पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष व्याघ्र के समान, पुरुष सिंह के समान, पुरुषः सिंहः, सिंह इव, पुरुष सिंह के समान। पुरुष नाग है, पुरुष नाग के समान, पुरुषः नागः इव, पुरुष नाग के समान। नर सिंह के समान, नर मीन्स कहते हैं मनुष्य, नरः सिंह इव। ठीक है, क्योंकि इसमें उपमान बाद में, तो उपमान बाद में होने के कारण इसमें इव भी हम बाद में ही लगाएंगे। हो गया। जिस समास में उत्तर पद में उपमान शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे उपमानोत्तर कर्मधारय कहते हैं। जैसे पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र के समान, पुरुष सिंह के समान, पुरुष नाग के समान, पुरुष नर मनुष्य सिंह के समान। इस तरह से इनका उदाहरण आपके सामने। चौथा देखो अवधारणा, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। इस समास में पूर्व पद में अवधारणा समाहित होती है। विग्रह करते समय एव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एव का, अर्थात इसमें संभावना व्यक्त करें। जैसे देखो अवधारणा क्या है कि विद्या ही है धन जिनका, इसका अर्थ देखो विद्या ही है धन, तो विद्या ही है धन, तो क्या करेंगे इसमें लिखेंगे विद्या। अभी के लिए ये क्या आता है, एव विद्या एव धनम, विद्या है धन। तपोधनम, तपः एव धनम, तप ही है धन।
गुरु ही हैं देव, गुरु एव देव, गुरु ही है देव, ये इसके अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, विद्या ही है धन, तप ही है धन, गुरु ही है देव। इस तरह से ये अवधारणा तत्पुरुष है। और ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो सभी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, और इन उदाहरणों को आप पूरी तरह से याद करोगे, राइट करोगे, लर्न करोगे। ठीक है, और ये अपना इस तरह से कर्मधारय समास संपन्न हुआ। अगला जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।